हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक का पहला पाठ जो जयशंकर प्रसाद द्वारा जी लिखा हुआ है उसकी दूसरी कविता पढ़ेंगे, कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत यह जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये उनके द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक के प्रारंभ से लिया गया है। सेकेंड पार्ट है, उसका पहला अंश है। इस नाटक में सेलुलस की पुत्री कॉर्नेलिया गाती है। सेलुलस जो राजा था उसकी बेटी कार्नेलिया वो यहाँ का गीत गा रही है। और वो क्या गीत गा रही है? वो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम है, बहुत आस्था है। पिता के साथ वो भारत में रही थी और उसने यहाँ का जो प्राकृतिक चित्रण है उसको इन पंक्तियों में बताया है। भारत की ज्ञान, गरिमा, प्रेम, करुण आदि उदात्त मानवीय भावनाओं से परिचित और प्रभावित हुई थी। वो हमारे भारत की जो संस्कृति थी, जो प्रकृति थी, उस सबसे बहुत अधिक प्रभावित थी। इस गीत में वह इन्हीं हृदय अनुभूति को व्यक्त करती है, अपने हृदय की अनुभूति को इस गीत में वो व्यक्त करती है। हमारे भारत में प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक है, ये तो आपको भी पता है। नदी, पहाड़, जो सूरज की रोशनी, खिलते कमल, ये सब बहुत खूबसूरत है हमारा भारत। और सबसे बड़ी जो हमारे भारत की विशेषता है वो क्या है? हम सबको आत्मसात कर लेते हैं। कोई भी कहीं से आया, हमारे देश में पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आए, बाहरी लोग, और आकर के उन्होंने हमारे देश में हमारे ऊपर शासन किया, हमारे देश में रच बस गए और हम भारतीयों ने उनको अपना समझ करके अपना लिया। वो हमारे में अंदर मिल गए। लेकिन कितने लोगों ने तो हमें ही लूटा। आपको पता है अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया? 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया और हमारा ही खजाना लूट कर चले गए। तो इसी तरह से हमारे देश की सबसे बड़ा गुण क्या है कि हम सबको अपने अंदर समाहित कर लेते, और इसी गुण को यहाँ पर वो अपनी कविता में बता रही है। इस कविता का आरंभ प्राकृतिक सौंदर्य से होता है। यहाँ की भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ती हैं। हमारे देश पर सूरज की पहली किरणें यहाँ पड़ती हैं। प्राची दिशा में स्वर्ण कलश की भांति दीप्तिमान सूर्य, प्राची दिशा पूर्व की दिशा में सूरज जो है वो एक स्वर्ण कलश, सोने के कलश के समान चमकता हुआ आता है और अपनी लालिमा जो है वो अपना प्रकाश की सुनहरी किरणें हमारे प्राकृतिक वातावरण को देता है और वो आलोकित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तालाबों में खिलते कमल के फूल की आभा नाच रही हो। तालाब में जो कमल के फूल खिल जाते हैं वो उसके ऊपर एक शोभा जो है वो नृत्य करने लगती है। सूर्य की किरणें वृक्षों की शाखाओं से छन छन कर पुष्पों पर पड़ती हैं और नृत्य करती सी जान पड़ती हैं। ये सब प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। हर सुबह नवीन सुख, उल्लास और स्फूर्ति जीवन को स्पंदित करती है। जब सवेरा प्रातः काल होता है उस समय एक नया सुख, एक नई खुशी, एक उल्लास, एक स्फूर्ति हमारे अंदर भर जाती है। सूर्योदय के समय खिलते कमल का सौंदर्य, शीतल पवन के साथ इटलाते वृक्ष, हवा के साथ जो पेड़ इधर उधर घूम रहे हैं, आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी, समुद्र से उठती किनारों से लहराती टकराती लहरें वातावरण को जीवंत बना देती। हमारा वातावरण कैसे जीवित वातावरण लगता है। प्रकृति भारत की भूमि पर मंगल कामना करती हुई चारों ओर कुमकुम और केसर की वर्षा कर देती है। और प्रकृति स्वयं हमारे देश के लिए मंगल कामना करती है और सब तरफ कुमकुम बिखेर देती है। कुमकुम और केसर, सूरज के आने से जो लाली फैलती है तो वो ऐसा होता है। कुमकुम मतलब जो सिंदूर होता है, केसर मतलब जो केसर के धागे, उस केसर का रंग आपने देखा होगा, केसरिया रंग। तो सब तरफ जो लाली है, ऐसा लगता है कि कुमकुम और केसर जो है वो बिखेर देती है प्रकाश की किरणें। छोटे छोटे पक्षी अपने पंख फैलाए हुए जिस दिशा की ओर उड़कर घोंसलों की ओर लौटते हैं वह देश भारत ही है। अगर आप कभी पक्षियों को उड़ते हुए देखें और वो वापस लौट रहे हैं तो आप समझ जाइए इसी दिशा में भारत होगा। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है कि मतलब पक्षियों को भी भारत देश बहुत पसंद है। वो लौट करके वापस यहीं आ जाते हैं। आपको पता होगा कि बहुत से प्रवासी पक्षी हैं जो किसी दूसरे देश के हैं लेकिन वो कभी कभी यहाँ रहने आते हैं। वे छोटे छोटे इंद्रधनुषों के साथ उड़ते चले आते हैं। भारतवर्ष के लोग दया, करुणा, सहानुभूति के भावों से ओतप्रोत हैं और हम लोगों के दिलों में दया, करुणा और सहानुभूति है। हम उन पक्षियों को भी अपने देश में स्थान देते हैं। पक्षियों से यहाँ पर सांकेतिक अर्थ है कि कोई भी हमारे देश में आता है, किसी जाति, देश, धर्म का हो, हम उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, उसको यहाँ पर उसका स्वागत करते हैं। हमारे भारतीयों के लिए अतिथि देवो भव। ये दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाते हैं। हमें अगर कोई किसी की तकलीफ है तो हम भी दुखी हो जाते हैं और आंखों से हमारे भी आंसू बहने लगते हैं, जिस कारण सागर की विद्रोही लहरें सागर तट से टकराती रहती हैं पर उन्हें आश्रय भी वही मिलता है। जो सागर की लहरें हैं उनका टकराना ऐसा लगता है कि वो भी दुखी हो जाती है किसी के दुख से। यहाँ सभी को आश्रय मिल जाता है। यहाँ आकर उन्हें शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो भी यहाँ आता है उसको शांति और संतोष का अनुभव होता है। सूरज के पहले
प्राची दिशा में प्रकट होती है। ऐसा लगता है उषा रूपी पनिहारिन आकाश रूपी कुएं से अपने सुनहरे कलश में सुनहरा जल भरकर लाती है। उषा रूपी पनिहारिन, उषा मतलब जो सुबेरा प्रातः काल है, उसको एक पनिहारन की तरह उसका मानवीकरण कर दिया। जब सूरज धीरे से निकलता है पानी के समुद्र में से, आप देखें तो समुद्र की क्षितिज से धीरे 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 सूरज गोल गोल लाल लाल रंग का सूरज निकलता है, तो ऐसा लगता है उषा जो पनिहारिन है उसने सुनहरा घड़ा लिया है और समुद्र में भर करके वो धीरे से ऊपर आ रही है और उसे यहाँ लुढ़का देती है। और फिर उसके बाद जो लाली फैल जाती है तो ऐसा लगता है वो भरा हुआ घड़ा जो है उसने सब तरफ लुढ़का दिया, वो लालिमा फैल गई है सब तरफ। इसी के परिणाम स्वरूप समस्त वातावरण सुनहरी आभा से बिखर जाता है। तात्पर्य यह है कि इस देश के सूर्योदय का दृश्य अवर्णनीय है। यहाँ कवि ने कितनी सुंदर वर्णन किया है सूर्योदय का। यह कविता द्विअर्थक कविता है। द्विअर्थक मतलब यहाँ हर पंक्ति में दो अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि भारत की विशेषता का वर्णन कर रहा है। कवि ने प्राकृतिक सुषमा के ब्याज से भारतीय सभ्यता संस्कृति की उत्कृष्टता और भारतीयों के उदात्त मानवीय गुणों को आरेखित किया है। हमारे जो गुण हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसका वर्णन उसने प्रकृति के माध्यम से किया है। तो अब हम लोग एक एक लाइन से पढ़ेंगे। पंक्तियां देखिए। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां पर कोई भी पहुंचे, अनजान क्षितिज जो अनजान है, आज तक क्षितिज किसी ने नहीं देखा। क्षितिज आप दूर से दिखता है हमको। क्षितिज क्या कहता है? जहाँ जमीन और धरती और आसमान मिलते हैं, पर एक्चुअल वो मिलते नहीं, वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो क्षितिज किसी ने देखा नहीं, हम वहां तक पहुंचते हैं तो वो आगे चला जाता है। तो वो क्षितिज भी, हाँ, जो अनजान है जिसको किसी ने नहीं देखा, वो भी अगर भारत आ जाता है तो उसको भी यहाँ सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस तामरस मतलब कमल, जो कमल खिले हुए गर्भ विभा पर, जो विभा जो मतलब उनकी चमक है, और पानी के गर्भ में जो कमल खिले हुए हैं, नाच रही तरुशिखा मनोहर, और पेड़ों की जो शिखाएं हैं वो नाच रही हैं मनोहर मतलब खुश होकर के। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, और जीवन रूपी हरियाली जो है उसके ऊपर मंगल और कुमकुम बिखर गया। मंगल कुमकुम, सूरज उदय हो गया है, सूरज आ गया है और लालिमा सब तरफ फैल गई है। लघु सुरधुन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। सुरधुन मतलब, सुरधनु मतलब इंद्रधनुष। सुर मतलब इंद्र भगवान, धनु मतलब धनुष। इंद्रधनुषी जो रंग बिरंगे पक्षी हैं वो लहलहाते हुए पंख फैलाए हुए शीतल मलय समीर सहारे, जो मलय पर्वत से जब हवा आती है वो उसके सहारे सहारे वो उड़ते हुए यहाँ आ गए हैं। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। जिस ओर मुंह करके अगर आपको पक्षी उड़ते हुए दिख जाए तो समझ लीजिए उसी दिशा में हमारा भारत है। अब यहाँ कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेलुलस की बेटी थी, तो वो सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई है और वहां पर बैठ करके वो सूरज के उगने का दृश्य देख रही है और उसका वर्णन अपनी कविता में कर रही। वो ये गीत गा रही है। उसे भारत से बहुत प्रेम है और वह इस गीत में भारत की विशेषताओं का गान कर रही है। क्या कहती है? कार्नेलिया गाती है कि हमारा यह देश भारतवर्ष लालिमा से युक्त है और मिठास से भरपूर है। मतलब लालिमा फैली है और मिठास मतलब मीठापन है इस देश में। काहे का मीठापन है? प्रेम का, सहानुभूति का, दया का। यहाँ प्राची दिशा से सूर्य की अरुण आभा बिखर जाती है। यह अरुणिमा ऐसी है जैसे लाल कमल के भीतर लालिमा होती है, और वो जो आभा है सूरज की लाल रंग की, वो कैसी है? जैसे कमल के अंदर से लाल रंग होता है। इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात यहाँ अनजान लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कार्नेलिया कहती है कि सूर्योदय के समय सरोवरों के में कमल के फूल खिलते हैं। कमल नाल पर पेड़ की सुंदर चोटी का सौंदर्य नाचता सा प्रतीत होता है, और जो पेड़ों की जो चोटियां हैं वो हिल रही हैं तो उनका प्रतिबिंब जो है वो कमल के ऊपर पड़ रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे चोटियां उस पर नाच रही, नृत्य कर रही हैं। जब सूर्य की सुनहली किरणें वृक्षों की चोटियों और शाखाओं से चलती हुई पुष्पों पर नृत्य करती हैं। पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं, पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है तो वो छन छन करके रोशनी जो है वो कमल पर गिर रही है, और वो पेड़ हिल रहे हैं तो वो रोशनी भी ऐसे से हिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सूरज की रोशनी नृत्य कर रही है। उसकी शोभा देखते ही बनती है। पौधों की हरियाली पर बिखरी हुई है केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन का संदेश देती है। और लाल रंग जो होता है कुमकुम, जब हम तिलक किसी को करते हैं कुमकुम का, तो वो किस लिए करते हैं? कि उसके मंगल की कामना करते हैं। तो जो लालिमा फैल गई है वो हमारे जीवन में मंगलमय जीवन का संदेश दे रही है। यानी सूरज जो है भारत में मंगलमय का संदेश लेकर के उगता है हर दिन। छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत से आती हुई शीतल हवा के सहारे
अपने प्यारे घोंसलों की ओर मुंह करे हुए उड़ रहे हैं। कार्नेलिया कल्पना करती है कि पक्षी सूर्य को अपना घोंसला समझकर उसी ओर उड़ते चले जा रहे हैं। भारत सभी को शरण प्रदान करता है। जो जब पक्षी लौट रहे हैं तो जिस ओर मुंह करे हुए हैं, इसका मतलब भारत उस ओर है। तो भारत जो है वो अनजान पक्षियों को भी उनको घर देता है, उनको आश्रय देता है। अब यहाँ भारत के आश्रय देने की विशेषता का उल्लेख किया गया। लघु सुर धनु में उपमा अलंकार है और तामरस गर्भ विभा मंगल कुमकुम में अतिशयोक्ति अलंकार है। बिल्कुल अतिशयोक्ति, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि मंगल कुमकुम की कामना कर रहा है सूरज अपनी लालिमा बिखेर करके। पंख पसारे पा समीर सहारे सा नीड़ निज में ना यानी आवृत्ति है वर्णों की, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। आगे की पंक्तियां, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाचल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब यहाँ हेम कुंभ मतलब सोने का घड़ा है, सूरज रूपी सोने का घड़ा। मदिर मतलब यात्री। क्या कह रहे हैं? भारतवर्ष दया, सहानुभूति और करुणा वाला देश है। यहाँ के लोगों की आंखों से करुणापूर्ण आंसू बहते रहते हैं। वे किसी की पीड़ा को नहीं देख सकते। उनकी आंखों से निकले अश्रु जल से भरे बादल बन जाते हैं। उनके आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो ऐसा लगता है कि बादल बन जाएंगे, अभी आंसुओं के बादल बन जाते हैं। मतलब हमें जरा सा भी किसी का दर्द नहीं देखा जाता हमसे। यहाँ तो अनंत से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती हैं। लहरें पता नहीं कहाँ से समुद्र की लहरें आती हैं और टकरा करके उनको यहाँ पर आश्रय मिल जाता है, सहारा मिल जाता है और शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों से आए व्याकुल और विशुद्ध प्राणी भारत में आकर अपार शांति का अनुभव करते हैं। उन्हें भी यहाँ किनारा अर्थात ठिकाना मिल जाता है। दूसरों को किनारा देने वाला भारतवर्ष, यही इसकी विशेषता है। बरसाती आंखों के बादल, आंखों से जो पानी गिरा वो बरसाती बादल बन जाते हैं। बनते जहां भरे करुणाचल, जो बादल हैं वो हमारे आंसू, हमारे बादल बन जाते हैं और टपकने लगते हैं किसी का भी दुख देखे। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, और जब लहरें आती हैं यहाँ पर किनारा पाकर टकरा करके उनको आश्रय मिल जाता है, वो शांत हो जाती हैं। हे मुकुंभ ले उषा सवेरे, और सोने का घड़ा लेकर के उषा सुबह सुबह भरती ढुलकाती सुख मेरे, सारा सुख जो है वो हमारे देश में फैला देती है। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। मदिर ऊँघते रहते, मदिर मतलब यात्री, जो तारे रूपी यात्री हैं, जब रात में ऊँघने लगते हैं और रजनी, रात पूरी हो गई, खत्म हो गई, सवेरा आने लगा, तो जो तारे हैं वो ऊँघ रहे हैं और मतलब नींद में आ रहे हैं। उस समय जो उषा है वो आकर के मंगल गीत हमारे गाती है और सब तरफ मंगल फैला देती है। जब रात भर जगने के बाद तारे मस्ती में ऊँघते रहते हैं या छिपने की तैयारी में होते हैं, उस समय उषा रूपी नायिका आकाश रूपी कुएं से अपनी सुनहरे कलश में सुख रूपी पानी भर करके लाती है और उसे भारत की भूमि पर फैला देती है। यानी रात चली जाती है और सुख का सवेरा हो जाता है। रात बीत जाने पर प्रातःकालीन किरणें धरती पर छाने लगती हैं, तब सुखद अनुभूति देती है। यानी जो भारत का सूर्योदय है उसका वर्णन कार्नेलिया ने किया है। वो सिंधु नदी के तट पर बैठी है और उगते सूरज को देख रही है। उस प्राकृतिक सौंदर्य का और इस भारत की जो विशेषताएं हैं उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। बच्चों, ये है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ गीत, कार्नेलिया का गीत। अभी यहाँ आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, 2-4 नाम याद होने चाहिए। कार्नेलिया, सेलुलस, स्कंदगुप्त, ये सब आपको नाम याद होने चाहिए और कविता का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर नहीं आया है एक बार में तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिए, आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी। और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और बच्चों, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक मेरा सुझाव है कि आप लोग, अभी समय है, आप एक बार वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अपनी कविताओं को, अपनी पुस्तक के हर पाठ को पढ़ लीजिए, क्योंकि रीडिंग का समय इस तरह से आपको बाद में नहीं मिल पाता। फिर आप लोग केवल सारांश पढ़ करके और प्रश्न उत्तर करते हैं, उसमें वो बात नहीं आती जो एक बार पाठ को पूरा पढ़ने में आती। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।